गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे चला गया है, तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, आई सेड यू हैव लॉट ऑफ टाइम। मैक्स टू मैक्स 3.5 मंथ इज़ टू इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। चाहे कुछ को मजाक लगता हो, बट कंसिस्टेंसी रखोगे तो इट्स टू इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। बिकॉज देर इज़ अ 8 सेक्शन जो ऑलरेडी नो, जिसमें हमारा मेजर चंक रहता है जनरल नॉलेज एंड अकाउंटेंसी का। बोथ कैरी 30 मार्क्स ईच। इफ़ यू फोकस ऑन जनरल स्टडीज़ एज वेल एज अकाउंटेंसी, यू गॉट गुड मार्क्स। यू नो कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छे तरीके का आ रहा है। आपको सबको पता है कि आपने सबने देखे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन लाने की। आज जिसने ये लेक्चर सुन लिया, जिसने अपना 10 मिनट टाइम निकाला, उसके लिए ये इतना फ्रूटफुल रहेगा कि यू डेफिनेटली गॉट 1 मार्क्स इफ़ द क्वेश्चन इज़ कवर अंडर दिस टॉपिक। अगर ये फाइनेंशियल ऑडिट के अंडर टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन कर पाओगे। बिकॉज मैंने जो ये क्वेश्चन बनाए हैं ये थीम बेस्ड बनाए हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कवर आउट नहीं हो। ये आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको स्टेटमेंट रीड करना है, आपको थीम बता दी जाएगी क्वेश्चन में ही कि ये किस थीम से हैं। आपको पता भी चल जाएगा यार, आपने इस टॉपिक को अच्छे से रेड आउट किया है तो आपको पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्टिव से है, लिमिटेशंस हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट से क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है। यू नो वेरी वेल इफ़ यू आर स्टडी वेल। इफ़ यू डोंट स्टडी वेल देन यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन इज पुट आउट, आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप टॉपिक को पहले पढ़ लो। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं टॉपिक की वीडियो भी आपके लिए इस टॉपिक की कंसर्न ले आऊँगा। और जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक कर लिया है उनके लिए यही अपॉर्चुनिटी है कि वो ये एमसीक्यू को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से इन्हांस करें। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन का थीम हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट से रहेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल ऑडिट एग्जामिन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट present a true and fair view. Second, financial audit aims to detect every fraud occurring in an organization. Option third, financial audit provide reasonable assurance, not absolute assurance. तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सोचने के लिए, देन आप आंसर कीजिए। बिकॉज टाइम तो लगेगा ही एमसीक्यू करने में, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये कोई श्योर शॉर्ट लाइन वाइज नहीं है, वर्ड वाइज नहीं है कि एक वर्ड कहाँ होगा तो आप टिक आउट कर लोगे। आराम से सोचिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। मैं पॉज रहूँगा कम से कम 15 सेकेंड्स, तो यू थिंक एंड देन टिक द आंसर। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ा होगा उनको पता है कि इसका आंसर नंबर 3 क्यों रहने वाला है। और मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर 3 क्यों रहेगा। तो सुनिए, कहता है कि फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो एग्जामिन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा ऑडिट होता है वो एग्जामिन ही ये करता है कि हमारे जो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी ट्रू एंड फेयर पोजीशन होनी चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल ऑडिट एम्स टू डिटेक्ट एवरी फ्रॉड ऑकरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर आपने इंटेंशनली कोई फ्रॉड किया होगा वो आपकी पकड़ में आसान आना इतना इजी नहीं होता। इसलिए जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसका ये एम नहीं होता कि जो आपका हर एक फ्रॉड को पकड़ लेना। उसका यही रहता है कि उसमें से कुछ सैम्पल टेस्ट करता है। देखो बेसिकली ऑडिट में क्या होता है कि हम हर एक चीज़ की वैल्यूएशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कितने वाउचर्स बने हम सबको वेरीफाई करेंगे। बट इंटेंशनली अगर आपने कोई फ्रॉड किया होगा, फाइनेंशियल ऑडिट उसमें कोई हेल्प आउट नहीं करेगा कि वो आपको पता लगा दे। इट्स ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहने वाला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ऑप्शन 2 एक्सटर्नल, सॉरी ऑप्शन 2 नहीं, स्टेटमेंट 2,
एक्सटर्नल एविडेंस इज जनरली मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। ऑप्शन स्टेटमेंट 3, oral evidence alone is always sufficient। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया हुआ है, बट आप इसके ऊपर फोकस नहीं कीजिए। आप कोशिश कीजिए अपने से आंसर देने की, कि आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन। देखो, ऑरल एविडेंस अलोन इज सफिशिएंट, कहते हैं यार ऑरल जो एविडेंस होता है वो सफिशिएंट है। बिल्कुल नहीं है भाई, ऑरल जो आपको एविडेंस होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा आंसर करने के लिए भाई। देखो, हमारे अकाउंट्स में आपको सबको पता है कि ऑरली तो कोई चलता ही नहीं है। तो सबके सब कैसा चाहिए आपको, सबके सब आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए, आपको प्रिपरेटरी फॉर्म में चाहिए। अगर वो प्रिपरेटरी फॉर्म में नहीं है तो वो एक एविडेंस नहीं कहलाया जाता, और उसको ऑडिट में हम कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, देखो यार, हम फाइनेंशियल ऑडिट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। फाइनेंशियल ऑडिट दो चीज़ों के लिए किया जाता है भाई। एक किया जाता है कि हम इंटरनली अपनी जितने भी स्टेटमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर चेकआउट रख सकें कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है या नहीं है, स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो सही तरीके से बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर होता है भाई, ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, चाहे हमें करवाना पड़ता है। बिकॉज यार आपको सबको पता, भी एक चीज़ समझाता हूँ पहले, फाइनेंशियल ऑडिट चीज़ क्या है भाई। किसी को ये नहीं पता होगा सर ये क्या, पता नहीं क्या बला लेके आ गए। एक्चुअली यार फाइनेंशियल ऑडिट होता क्या है, ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ यार, ऐसे आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये अटेंड कर रहे हैं लेक्चर। देखो यार, फाइनेंशियल ऑडिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज ऑल द इंटरेस्टेड यूजर्स। देख लो यार, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी भाई, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। देन अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन गोज टू द नियरेस्ट टू द बैंक, बैंक के पास जाएगा, बोलेगा सर मुझे लोन दो। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, कोई इन्वेस्टर को बोलेगा पैसा इन्वेस्ट करो। वो क्यों करेंगे, एवरीबॉडी वांट्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है कि नहीं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगी तो वो इन्वेस्ट सारे के सारे करेंगे, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स रिटर्न, नोबडी वांट्स लॉस। कोई चाहता है कि आप लॉस उसको दे पाओ, ऐसा कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। एवरीबॉडी वांट्स कि हमें प्रॉफिट हो। तो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमें कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है उससे हमें जीएसटी कलेक्ट करना है, दैट इज़ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यू नो, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। देर इज़ अ टू टाइप ऑफ टैक्स, वन इज़ डायरेक्ट, अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको सबको पता है, जो डायरेक्टली इनकम अर्न करता है उसी के ऊपर वो चार्ज किया जाता है, जो हमारे एक सैलरी इनकम पे चार्ज होता है। तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो हम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल रिड्यूस ऑडिट रिस्क। सेकेंड स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल कैन completely eliminate fraud. Statement 3, segregation of duties is an important internal control measure. So you have to answer this question. First of all, think and then take the answer. तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ए क्यों रहने वाला है इसका आंसर, हमें बताइए ए क्यों रहेगा इसका आंसर। इसका ए आंसर इसलिए रहेगा बिकॉज जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है, इंटरनल कंट्रोल कैन कम्प्लीटली एलिमिनेट फ्रॉड। भाई अगर आप इंटरनली कंट्रोल कर भी रहे हो वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाएगा फ्रॉड। मैंने पहले भी बोला, अगर इंटेंशनली फ्रॉड कर रहे होंगे तो आप कैसे करोगे भाई मैनेज, इट्स नॉट पॉसिबल ना। अगर आपकी नीयत ही वैसी है कि आपको फ्रॉड करना ही करना है, सो देर इज़ द लेस चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ फ्रॉड्स। सो option number second is not correct according to the internal control. So the option number first and 3 is the exact and correct answer of this question. So go with the next question, question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको समझ आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं, ट्राई तो कीजिए।
तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ऑडिट रिस्क इक्वल टू इनहेरिटेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क इंटू डिडक्शन रिस्क। ऑप्शन सेकंड, सॉरी, स्टेटमेंट सेकंड, डिडक्शन रिस्क इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। स्टेटमेंट थर्ड, हायर ऑडिट रिस्क रिक्वायर मोर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी हैं, आप इसको सबको रीड आउट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट को रीड आउट करो एंड देन फाइंड आउट करो कि इसमें से एग्जैक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। तो इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। डिडक्शन रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकती मैनेजमेंट भाई, ठीक है। तो हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसकी जल्दी जल्दी थोड़ा करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ वाउचिंग। आई थिंक आपको वाउचिंग का पता होगा, बिकॉज क्लास 11th में वाउचर का टॉपिक आपने सबने पढ़ रखा होगा, तो वाउचिंग आप सबको पता होगा कि वाउचिंग चीज़ क्या होती है। हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट फर्स्ट, वाउचिंग वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेकंड, वाउचिंग हेल्प्स डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। थर्ड, वाउचिंग इज द सेम एज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जल्दी से आंसर कीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट करूं, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस। टाइम चला जाए वो वापस नहीं आता। तो जो आपका आज क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लिया है, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। देखो यार सामने दिख रहा है, जो वाउचिंग होती है इज नॉट सेम एज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। Verification of assets is a different process. Vouching, you know, is a different process. If you read out this topic, that is a voucher, then you easily understand this question कि vouching and valuation of verification of assets both are the different process. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। Read the following statement in the respect of verification. Statement first, verification confirm existence of assets and liability. Second, verification include valuation of assets. 3, verification is unnecessarily when books are properly maintained. तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है, that is ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। थर्ड वाला बोल रहा है कि वेरिफिकेशन इज अननेसेसरी। भाई वेरिफिकेशन अननेसेसरली थोड़ी ना चलेगी भाई, इट्स इम्पॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारी लाइबिलिटी कितनी, उसकी असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बुक हमने प्रॉपरली मेंटेन किया है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हमने बुक में मेंटेन करते समय वैल्यूएशन में कोई फ्रॉड किया है, तो व्हेन यू फिजिकली वेरीफाइड द एसेट्स, अगर आपके एसेट्स में वो वेरिफिकेशन करते समय वो एसेट बिजनेस में नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ बिगेस्ट फ्रॉड। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सो गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स। आपको पता होगा भाई, जिसने फाइनेंशियल ऑडिट टॉपिक पढ़ा है, एडवर्स रिपोर्ट होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, ये सब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ी है तो ये टॉपिक आप पढ़ लेना। अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आई विल प्रिपेयर अ बेस्ट वीडियो फॉर यू ऑन टॉपिक फाइनेंशियल ऑडिट। इट्स ओके। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट के साथ। Qualified opinion is used when misstatement is material but not pervasive. Adverse opinion is more served than qualified opinion. Third, qualified opinion means financial statement are completely wrong. तो मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है।
तो इसका करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कम्प्लीटली रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो यार, जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है वो बेस्ट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट शो आउट करती है। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके तो सीधे ऊपर सिर से ऊपर से जा रहा होगा कि सर करवा क्या रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये आपके दिमाग और जहन में ये चीज़ें चल रही होंगी। तो कोशिश कीजिए टॉपिक पढ़ने की। अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर देना भाई, पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। स्टेटमेंट 1, गवर्नमेंट ऑडिट इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय Comptroller and Auditor General of India. CAG is appointed by the President of India. CAG can be removed in the same manner as Supreme Court judge. अगर भाई आपने इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये वाला क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने वो भी नहीं पढ़ी तो आपको नहीं समझ आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है डेट इज द सी। इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो सी है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो, हमारी गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है ना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, हमारा कंसोलिडेट फंड होता है, पता है ना आपको सबको, कंटीजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पे फोकस किया होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो उनका जिम्मा किसके पास होता है भाई? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है। ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है। डैट इज़ अ वॉच डॉग भी कहते हैं ऑडिट को, कि जब भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में ऑडिट होता है तो इनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता वो। तो यही हेड हैं जिनके पास पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जितने भी रेवेन्यूज़, देखो देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फर्स्ट इज़ अ कैपिटल एंड अदर वन इज़ रेवेन्यू। वो ज़्यादा चला जाएगा तो इसलिए हम इतना टाइम नहीं लेने वाले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? स्टेटमेंट 1, ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट वर्क। 2, इट इंश्योर्स सिस्टमैटिक कंडक्ट ऑफ ऑडिट। 3, इट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो इसका सिंपल है, आपको सबको आ जाता होगा, मुझे लगता है ये आंसर सब सही करेंगे। देखो, आप अपनी ना नोटबुक में ना नोट डाउन करोगे आंसर्स एंड देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आउट ऑफ 10 हाउ मच यू गॉट, आपको कितने मार्क्स आए। उससे मुझे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और प्लीज़ यार अच्छे से करना अटेम्प्ट, चाहे आपके 20 मिनट लग जाएं, कोई टेंशन नहीं। इसको फॉरवर्डेड आगे आगे करके कोशिश मत करना, आप आराम से इसको सॉल्व आउट करो। अगर आपको अच्छी लगती है ये वाली वीडियोस तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा कि आपको कभी भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर वो इस टॉपिक से आता है तो आपका वो कंसेप्ट हमेशा क्लियर आउट हो। भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती ऑडिट प्रोग्राम से, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। आप सीधे बोल दो सर जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये गलत है, ये तो कहीं पल्ले ही नहीं पड़ रही है हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग मीन्स examining less than 100% of item. Sampling reduce audit cost and time. Sampling eliminate sampling risk. तो बताइए मुझे ABCD में से ऑप्शन कौन सी करेक्ट एंड एग्जैक्ट रहने वाली है। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक इस टॉपिक से जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी सॉल्व आउट हो चुकी होंगी, और मैंने हर एक थीम से क्वेश्चन को लाने की कोशिश करी है। आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उनकी हेल्प आउट हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है फर्स्ट कि सैम्पलिंग एलिमिनेट सैम्पलिंग रिस्क। भाई सैम्पलिंग एलिमिनेट नहीं कर सकता सैम्पलिंग रिस्क। रिस्क कैसे एलिमिनेट होगा भाई? व्हेन वी टेक अ सम सैंपल एंड रीअरेंज और अरेंज समथिंग, तो उस सैंपल से हमें अगर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें ये नहीं श्योरिटी होती कि हमेशा सही होगा, समहाउ वो सही नहीं भी हो सकता। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो, नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।